4 महीने बीत चुके थे, लेकिन बड़े भैया की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे। ये कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भैया ने ऐसा किया हो। हर बार उनका यही रवैया रहता। जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती, वो समस्याओं से गुजरने लगते। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती, कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती। विवश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता। हमेशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और हम दोनों के लिए मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। ट्रेन अपने टाइम पर थी। सेकेंड एसी के निचले बर्थ पर पापा को बैठाकर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन चल पड़ी। मैं अपना मोबाइल निकालकर देख रहा था, तभी कानों में पापा का स्वर टकराया। मुन्ना, कुछ दिन तू भी तो रुकेगा ना मुंबई में? मेरा दिल लगा रहेगा और प्रतीक को भी अच्छा लगेगा। उनके स्वर की आर्द्रता पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। मन ही मन मैं खींच उठा। कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना ना कहा करे, रजत पुकारा करे। अब मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ, समाज में मेरा एक अलग रुतबा है, मान सम्मान है। मुन्ना शब्द सुनकर पास बैठे लोग मुझे एक अदना सा आदमी समझ रहे होंगे। मैं ज़रा ज़ोर से बोला, पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूँ? पापा के चेहरे पर निराशा छा गई। मैं उनसे कुछ कहता, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। ऋतु का फ़ोन था। भर्राई से आवाज़ में वो कह रही थी, पापा ठीक से बैठ गए हैं ना? हाँ हाँ, बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। देखो, उनका ख्याल रखना, रात में मेडिसिन भी दे देना। भाभी को भी अच्छी तरह सब समझा आना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। मैंने फ़ोन काट दिया। ऋतु का फ़ोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया था। रात में खाना खाकर वे सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देख मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था रमाशंकर से इस तरह ट्रेन में मुलाकात होगी। रमाशंकर एक समय मेरा पड़ोसी और सहपाठी था। हम दोनों के बीच दोस्ती कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। हम दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं चाहे कितना भी परिश्रम कर लूं, बाजी हमेशा रमाशंकर के हाथ ही लगती थी। शायद मेरी ही एकाग्रता में कमी थी। कुछ समय पश्चात पापा ने शहर के पॉश एरिया में मकान बनवा लिया। मैंने कॉलेज चेंज कर लिया और इस तरह रमाशंकर और मेरा साथ छूट गया। 2 महीने पहले एक सुबह मैं अपनी ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में मुझे मिलने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर नज़र उठाए मैं अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। यकायक एक व्यक्ति मेरे सामने आया और बेहद खुश होते हुए मेरे गले लग गया। रजत यार, तू कितना बड़ा आदमी बन गया है, पहचाना मुझे? मैं रमाशंकर। मैं सकपका गया। फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर गायब हो गई। इतने लोगों के सामने उसका अनौपचारिक व्यवहार मुझे खल रहा था। वह भी शायद मेरे मनोभावों को ताड़ गया था। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जब वो मेरे केबिन में दाखिल हुआ तो समझ चुका था कि वो अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था। उसका मुझे सर कहना मेरे अहंग को संतुष्ट कर गया। ये जानकर कि वह बिजली विभाग में एक मामूली क्लर्क है और मेरे पास अपना तबादला रुकवाने की अर्जी लेकर आया है, तो मेरा सीना अभिमान से चौड़ा हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स तो क्या, मेरे क्लासमेट्स भी यही कहते थे कि एक दिन रमाशंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और वो। पिछली स्मृतियों को पीछे धकेल मैं वर्तमान में पहुँचा तो देखा रमाशंकर अपनी बूढ़ी माँ को साइड की सीट पर लिटा दिया है और खुद उनके करीब बैठ गया। एक उड़ती सी नज़र उस पर डालकर मैंने अखबार पे आंखें गड़ा दी। तभी रमाशंकर बोला, नमस्ते सर।
मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं। मैंने नम्र स्वर में पूछा, कैसे हो रमाशंकर? ठीक हो सर। कोटा कैसे आना हुआ? शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो, मेरा एक छोटा भाई था। छोटा भाई? हाँ, याद आया। क्या नाम था उसका? मैंने स्मृति पर जोर डालने का नाटक किया, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उसका नाम देवेश था। सर, आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आए दिन हजारों लोगों से मिलते हैं, आपको कहाँ याद होगा? देवेश नाम है उसका सर। मैंने बोला, देखो रमाशंकर, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए सर कहना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ, तो तुम क्या बता रहे थे? देवेश मुंबई में है? हाँ रजत, उसने वहाँ मकान खरीदा है। 2 दिन बाद उसका गृह प्रवेश है। 4-5 दिन वहाँ रहकर मैं और अम्मा दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इस उम्र में इन्हें इतना घुमा रहे हो? अम्मा के आने की बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना। हाँ, ये तो है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया था। अम्मा यह दुख झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस तभी से वो बीमार रहती हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। क्या करते हो? 6-6 महीने दोनों भाई रखते होगे? ऐसा पूछकर मैं शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था। आशा के विपरीत रमाशंकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मा शुरू से दिल्ली में रही हैं, उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी इधर तो कभी उधर। कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देखकर कि पिताजी के जाते ही उनका कोई घर नहीं रहा, वह हम पर बोझ हैं। मैं मुस्कुराया। रमाशंकर, इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जिंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती। अक्सर इंसान दायित्व उठाते उठाते थक जाता है और तब यह विचार मन को कचोटने लगता है कि हम अकेले ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरे क्यों ना करें। पता नहीं रजत, मैं जरा पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजत, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो हमारे सामने आते हैं। समय रहते ये छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाए। मुझे ऐसा लगा मानो रमाशंकर ने मेरे चेहरे पर तमाचा जड़ दिया हो। मैं निशब्द, मौन सोने का उपक्रम करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। रमाशंकर की बातें मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। इतने वर्षों से संचित किया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया था। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, लेकिन पापा के मन की संवेदनाओं को, उनके दर्द को नहीं पढ़ सका। क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे मम्मी पापा के वर्षों की तपस्या समाई है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को ये सपने देखने सिखाए, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। मैं जब देर रात तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में पापा हर कदम पर मेरे साथ रहे। और आज जब पापा को मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं प्रैक्टिकल बन रहा हूँ। 2 साल पहले की स्मृति मेरे मन में दस्तक दे रही थी। सीवियर हार्ट अटैक के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं माँ के पास जा रहा था, तभी कमरे के अंदर से आती आवाज़ से मेरे पाँव ठिठक गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। इतने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं पूजा, कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? पापा का कंठ अवरुद्ध हो गया था। मम्मी शांत स्वर में बोली, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। रजत और ऋतु आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ये एक माँ के अंतर्मन की आवाज़ है, उसका विश्वास है।
जो कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना के 5 दिन बाद ही मम्मी चली गई थी। कितने टूट गए थे पापा, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को मुझसे अधिक मेरी पत्नी ऋतु ने समझा। यूं भी वो पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से ही पापा से दिल से जुड़ी थी। उसने कभी नहीं चाहा कि पापा को अपने से दूर किया जाए, लेकिन मेरा मानना था कि कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए। अकेले मैं ही क्यों पापा का दायित्व उठाऊं? दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं? जबकि पापा ने तीनों को बराबर स्नेह दिया, पढ़ाया, लिखाया, तो दायित्व भी तीनों का बराबर है। 6 महीने बाद मम्मी की बरसी पर यह जानते हुए भी कि दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ नहीं रखना चाहते, मैंने यह फैसला किया था कि हम तीनों बेटे 4-4 महीने पापा को रखेंगे। पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभर आई थी उनके चेहरे पर। चेहरे की झुर्रियां और गहरा गई थी। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। सारी उम्र पापा की दिल्ली में गुजरी थी। सभी दोस्त और रिश्तेदार यहीं पर थे, जिनके सहारे उनका कुछ वक्त अच्छा बीत सकता था। लेकिन सोचते सोचते मैंने गहरी सांस ली। आंखों से बह रहे पश्चाताप के आंसू पूरी रात मेरा तकिया भिगोते रहे। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पापा को तो असहनीय पीड़ा पहुंचाई, माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। आज वो जहां कहीं भी होंगी, पापा की हालत पर उनकी आत्मा कलप रही होगी। क्या वो कभी मुझे क्षमा कर पाएंगी? रात में कई बार अम्मा का रमाशंकर को आवाज़ देना और हर बार उसके चेहरे पर बिना शिकन लाए उठना मुझे आत्मचिंतन के लिए बाध्य कर रहा था। उसे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत के मोहताज नहीं होती, वो तो दिल में होती है। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे और रमाशंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है। इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी वो मुझसे बाजी मार ले गया था। पद भले ही मेरा बड़ा था, लेकिन रमाशंकर का कद मुझसे बहुत ऊंचा था। गाड़ी मुंबई सेंट्रल पर रुकी तो मैं रमाशंकर के करीब पहुंचा। उसके दोनों हाथ थाम मैं भावुक स्वर में बोला, रमाशंकर मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। ये सफ़र सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। कहने के साथ ही मैंने उसे गले लगा लिया। आश्चर्य मिश्रित खुशी से वह मुझे देख रहा था। मैं बोला, वादा करो अपनी फैमिली के साथ मेरे घर ज़रूर आओगे। ज़रूर आऊँगा, आखिर इतने वर्षों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है। खुशी से उसकी आवाज़ कांप रही थी। अटैची उठाए पापा के साथ मैं नीचे उतर गया। स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर मैं पापा के गले लग गया और रूंधे हुए कंठ से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। पापा की आंखें नम हो उठी और चेहरा खुशी से खिल उठा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, वो बुदबुदाए। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो वो मम्मी से कह रहे हो, देर से ही सही, तुम्हारा विश्वास सही निकला। ये कहानी बहुत ही सच्चाई से आईना दिखाकर समय रहते खुद को बदल लेने की चेतावनी देती हुई सी लगी। सच ही तो है, जो हम आज करते हैं वही संस्कार के रूप में हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है और हमारा कल तय करता है। क्यूट लाइफ विथ मोना नाम के इस फेसबुक पेज से मैंने ये कहानी ली है। कहानीकार को बहुत शुक्रिया और बहुत अभिनंदन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।